लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बसपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को होगी। पार्टी दूसरी सूची में कम से कम 150 उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। पिछले 2 दिनों के दौरान राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत 8 राज्यों के कोर ग्रुप के साथ चर्चा में ज्यादातर सीटों पर नाम तय कर लिया है। सीईसी बैठक के पहले महाराष्ट्र तो बिहार के कोर ग्रुप की बैठक होगी। एक सीट पर चर्चा के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बुधवार से ही राज्य के कोर ग्रुप के साथ बैठक कर रहा है। अब तक राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा के कोर ग्रुप के साथ बैठक हो चुकी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र पर भी प्रारंभिक चर्चा हुई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन बैठकों में 150 सीटों पर नाम लगभग तय कर लिया गया है। यूपी के कुछ प्रत्याशियों की भी होगी घोषणा। दूसरी सूची में उत्तर प्रदेश की कुछ और सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड और दिल्ली की बाची क्रमांश 2-2, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, हरियाणा की 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि रायबरेली सीट पर बाद में घोषणा की जा सकती है। 7 मार्च को गुजरात के दमोह में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए एकाग्रित भीड़ से बात की। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को भी संबोधित किया और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया। इसकी तुलना बॉलीवुड हस्तियों की उपस्थिति से की और कहा कि इस कार्यक्रम में पिछड़े समुदाय का सदस्यों का आमंत्रित नहीं किया गया था। राहुल गांधी ने समारोह में आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों की अनुपस्थिति पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा, इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। आप सभी ने राम मंदिर का उद्घाटन देखा है ना? क्या आपने वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखा? आप सभी ने राम मंदिर के अभिषेक समारोह का दौरान बॉलीवुड बिरादरी को देखा, लेकिन क्या आपने वहां गरीब लोगों को देखा? राहुल गांधी ने कहा है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, ठीक है। रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, यह सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की। भैया आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? ये आपका नाम क्या है? 1200 की खरीदी। जीएसटी कितनी दी आपने? देखो आप जानते भी नहीं हो। आपके जेब में से पैसा उठा के ले गए, आपका बटुआ उठा के लेके भाग गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा। मैं बताता हूं, 18%। कितने की खरीदी थी? 1200 की। अगर यही शर्ट गौतम अडानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता? वही 18% देता, उतना ही देता जितना इन्होंने दी। इनकी आमदनी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, उनकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, यही उतना टैक्स दे रहा है जितना अदानी दे रहा है। आपके जेब में से पैसा जा रहा है, 73% के जेब से पैसा निकल रहा है। देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है। बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपकी जेब से आता है। जाता कहां है? तेलुगुदेशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 7 मार्च को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद चले गए। नायडू ने बसपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। टीडीपी, जो पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा थी, साल 2018 में बाहर हो गई है।
7 मार्च को एएनआई से बात करते हुए वकील एबीएस देओल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवा किसान की मौत की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति बनाने और 2 डीजीपी की सहायता से एक समिति बनाने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की एक समिति बनाने और 2 डीजीपी की सहायता के लिए आदेश दिया था। अधिवक्ता एपीएस देओल ने कहा, माननीय पीठ ने आदेश दिया है कि एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत एक समिति बनाई जाए जिसमें डीजीपी रैंक के 2 सदस्य शामिल हो और उन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया बल की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। अदालत ने हमसे विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में पूछा था। एक डीएसपी ने प्लास्टिक पैलेट के उपयोग के बारे में जानकारी दी थी जो कि पंजाब सरकार द्वारा स्वयं प्रतिबंधित है। मृत्यु पर एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है जिसकी सहायता 2 डीजीपी करेंगे। अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने कहा, हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की है, हम अभी भी उनसे चर्चा के लिए तैयार है। सॉलिसिटर जनरल सचिवाल जैन ने कहा, हमने एमएसपी जैसे किसानों के विकास के लिए अपने कदमों की जानकारी कोर्ट को दी है। मौत के मामले पर आगे की चर्चा के लिए एक समिति बनाई गई है। आज हम रिप्रेजेंट कर रहे थे जी एक पीआईएल में जो प्रताप सिंह बाजवा, सरदार प्रताप सिंह बाजवा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने दायर की थी। उनके बिहाफ पर हम प्लीड कर रहे थे कि ये एफआईआर डिले हुई है 7 दिन की और जुरिस्डिक्शन के एक बिल्कुल बेबुनियाद इशू पे डिले की गई है और पंजाब शुड हैव टेकन पेन टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड कंडक्ट द पोस्टमार्टम immediately which was delayed. So considering this plea, उन्होंने आज एफिडेविट मंगाए थे स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा के, वो सब सारा दोनों कंसिडर करके उनको नहीं लगा कि सेटिस्फैक्ट्री है। सो ऑनरेबल बेंच हैज़ ऑर्डर्ड दैट ए कमेटी बी फॉर्म्ड अंडर ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज and which should include 2 members of the rank of ADGP and they should submit a report, preliminary report regarding jurisdiction and regarding the force used, whether it commensurate with the movement of farmers or does it exceed the force was used, excessive force was used. हरियाणा पुलिस क्लेम कर रही थी कि रबर बुलेट यूज की। हाँ, वो रबर बुलेट वाली थ्योरी गलत हो गई क्योंकि जो उसके बॉडी में पोस्टमार्टम में मिले हैं वो हैं मेटेलिक बॉल्स, दे कांट बी प्लास्टिक बुलेट्स। पूरे मामले में यूनियन ऑफ इंडिया का क्या कुछ है? हमारा स्टैंड भारत सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है। हमने 5 बैठकें किसान नेताओं के साथ की हैं। हम आज भी सभी किसान नेताओं के साथ बातचीत को तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 मार्च से असम की 2 दिवसीय यात्रा पर है। इस दौरान वह टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर जाएंगे। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मोदी का 8 मार्च की शाम को कंजीरंगा पहुंचने और रात में यहीं पर रुकने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी इसके अगले दिन सुबह उद्यान के अंदर सफारी करेंगे और फिर कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वह जोरहाट के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट राइड और सफारी को आम लोगों के लिए 7 से 9 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो नेशनल पार्क में रात भर रुकेंगे। बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। काजीरंगा को फरवरी 1974 में प्रतिष्ठित नेशनल पार्क का टैग मिला था और इस साल यह अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी जोरहाट के लिए रवाना होने से पहले जंगल सफारी करेंगे। 9 मार्च को वह अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने संविधान के अनुच्छेद 370 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया, अगर अनुच्छेद 370 इतना बुरा था तो जम्मू कश्मीर ने प्रगति कैसे की। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने से शिक्षा महंगी हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर अनुच्छेद 370 इतना बुरा तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा दिए गए भाषण को फिर से सुने।
जिसमें उन्होंने 2 राज्यों की तुलना की थी। उन्होंने गुजरात और जम्मू कश्मीर की तुलना की थी। जब अनुच्छेद 370 था, अगर धारा 370 और भाई भतीजावाद जिम्मेदार है तो हमने इतनी प्रगति कैसे की? यह जनता का शासन है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हार गया तो वंशवादी शासन कहाँ है? अब्दुल्ला ने कहा, यह वंशवादी शासन एक तरह की आम आवाज है जिसे मैंने संसद में भी सुना है। पीएम अपने हर भाषण में एक खास निशाना साधते हैं। अब्दुल्ला ने कहा, प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा निःशुल्क थी। आज शिक्षा केवल 14वीं कक्षा तक मुफ्त है। विश्वविद्यालयों में आपको अब भुगतान करना होगा। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले क्या था और उसके बाद क्या था, यह देखने के लिए एक ईमानदार आयोग का गठन किया जाना चाहिए। 7 मार्च को कोयम्बतूर में सदगुरु के ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि समारोह की तैयारी चल रही है। ईशा योग केंद्र में भव्य महाशिवरात्रि समारोह में लाखों भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस साल यहां महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होंगे। ईशा महाशिवरात्रि 2024 समारोह में शंकर महादेवन और गुरदास मान जैसे प्रसिद्ध कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। इस वर्ष भी रात भर चलने वाले समारोहों में सदगुरु द्वारा निर्देशित गहन ध्यान, उत्साहपूर्ण संगीत और मंत्रमुग्ध नृत्य प्रदर्शन होंगे। भव्य तमाशा 8 मार्च को शाम 6 बजे से 9 मार्च को सुबह 6 बजे तक दुनिया भर की 22 भाषाओं में सदगुरु के YouTube चैनलों और प्रमुख मीडिया नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। महाशिवरात्रि. This is your first time or? My very first time, yes. I can't wait. Of course, I've watched it in TV, but being in here, it's a great privilege. Actually, a lot of meditators back in Latin America is their dream to be once here. So it's a privilege I have and really excited. Definitely, I've been like probably live on Instagram the whole night, just telling and sharing everybody. Actually, I'm very excited for. I watched it live online last year, and so it's very surreal to be here in person for it. I volunteer as a writer for Isha, and so I will be behind the scenes volunteering in that way, which will be very exciting to get to see the ins and outs of how something like this is put on, and then hopefully also some time for dancing and getting to be out in the crowd as well. बसपा प्रमुख मायावती ने वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी अकेले ही लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सभी को चौंकाते हुए उन्होंने दूर विरोधी सपा से गठबंधन किया था। सूत्र बताते हुए कि बसपा के कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। दूसरे राज्यों में भी पार्टी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने की संभावना तलाश रही है। बसपा प्रमुख मायावती अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने के निर्णय से पलट सकती है। प्रदेश में बसपा का कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। दूसरे राज्यों में भी पार्टी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने की संभावना तलाश रही है। गठबंधन की घोषणा चुनाव आचार संहिता लगने के आसपास की जाएगी। वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी मायावती ने अकेले ही लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सभी को चौंकाते हुए उन्होंने दूर विरोधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। 12 जनवरी 2019 को सपा से गठबंधन के दौरान मायावती ने कहा था कि बसपा की देश में दूषित और सांप्रदायिक राजनीति के मद्देनजर उन्होंने यह निर्णय किया है। गठबंधन के तहत 38 सीटों पर लड़ने वाली बसपा को 10 सीटों पर सफलता मिली थी। वर्ष 2024 में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से बसपा शून्य पर सिमट गई थी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक जीता है। इसलिए सूत्रों का कहना है कि भले ही मायावती अब तक अकेली ही चुनाव लड़ने की बात कहती रही है, लेकिन वो गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेगी। ओटावा में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया है। यहाँ एक घर में एक छात्र ने चाकू से हमला कर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ओटावा पुलिस ने गुरुवार को बताया कि श्रीलंका के एक 19 वर्षीय छात्र पर अपने साथ रहने वाले 6 लोगों की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है, जिसमें श्रीलंकाई परिवार के 4 बच्चे भी शामिल हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया है। यहाँ एक घर में एक छात्र ने चाकू से हमला कर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ओटावा पुलिस ने गुरुवार को बताया कि श्रीलंका के एक 19 वर्षीय छात्र पर अपने साथ रहने वाले 6 लोगों की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है, जिसमें श्रीलंकाई परिवार के 4 बच्चे भी शामिल हैं। ओटावा के पुलिस प्रमुख एरिक स्टब्स ने कहा कि संदिग्ध द्वारा एक धारदार हथियार इस्तेमाल किया गया था, जिसकी पहचान फेब्रियो डी जोयासा के रूप में की गई। उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है।
स्टब्स ने कहा कि मृतक श्रीलंकाई नागरिक है जो हाल ही में कनाडा आए थे। उन्होंने बताया कि इनमें 35 साल की मां, 7 साल का बेटा, 4 साल की बेटी, 2 साल की बेटी और 2 महीने की बच्ची भी शामिल है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर चीन की दादागिरी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती दखलंदाज के बीच भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने मिलकर क्वाड समूह बनाया है। इस समूह से चीन काफी चिढ़ता है। ऐसे में इस क्वाड संगठन को जब मजबूती देने के लिए होती है, चीन के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच भारत और अमेरिका मिलकर क्वाड संगठन की मजबूती के प्रति एक बार फिर गंभीर हुए हैं। दोनों देशों ने क्वाड को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस कारण चीन को काफी मिर्ची लगी है। जानकारी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हुए इस क्षेत्र में सैन्य सहयोग करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोनों पक्षों ने विभिन्न आतंकवादी संस्थाओं या समूहों और व्यक्तियों से जुड़ी प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी शेयर की है। अमेरिका और भारत ने इस क्षेत्र के भीतर सैन्य सुरक्षा हितों के आगे बढ़ाने के लिए एक मुक्त समृद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने क्षेत्र के भीतर सैन्य सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और अन्य बहुपक्षीय फोरम और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे प्रक्रियाओं में सहयोग के लिए अपना संकल्प जताया है। अमेरिका और भारत के बीच यह चर्चा 5 मार्च को एक बैठक में हुई है।